संगीतकारों की एक जोड़ी जिन्होंने लगाई झड़ी हिट गीतों की। जब उन्होंने अपने साज छेड़े तो छा गया उनके सुरों का नशा। उनके नगमे हमारे गम और खुशियों के साथी हैं। एक सुरीली संगीतकार जोड़ी जतिन ललित। तो आज बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत आइए सुनते हैं संगीतकार जोड़ी जतिन ललित के ललित पंडित और उनके बेटे संगीतकार रोहांश पंडित से जी श्याम की फिल्मी गपशप। आइए आज सुनते हैं इस फिल्मी गपशप का तीसरा और अंतिम भाग। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा में आज हम स्वागत करने जा रहे हैं एक ऐसे नाम का, और एक नाम के साथ एक और नाम का। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये राग है, ये संगीत है, ये सुर है, ये ताल है। ये एक व्यक्ति तो है, लेकिन व्यक्ति के रूप में पूरा का पूरा एक सुंदर सा गीत है। सुप्रसिद्ध संगीतकार ललित पंडित और उनके सुपुत्र संगीतकार रोहांश हमारे साथ हैं। बातों का रोचक सिलसिला जारी है। अच्छा रोहांश, पिताजी के साथ में आप अभी भी आप सीख रहे हैं जी। सीखना और भी चाहते हैं? डैड से ही नहीं, मुझे जो मिला है मैंने उनसे सीखा है। हाँ। लता जी के एक इंटरव्यू में मैंने देखा, उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में सिर्फ सीखा ही है किसी से भी। हाँ। तो इतनी महान कलाकार जिसे हम एक्चुअली भगवान मानते हैं, वो ऐसा कहती है तो मैं तो बहुत ही छोटा हूँ ये सब मामलों में। मुझे लगता है मुझे बहुत सीखना बाकी है। और डैड से ऑफकोर्स जो मेरा रूट्स हैं वो म्यूजिकली मेरे डैड से ही आए हैं मुझे। और मेरा शायद कहते हैं ना कि आई मे नॉट हैव हिज स्टाइल बट आई मे हैव हिज एसेंस। तो वो कहीं ना कहीं एक जो मेलोडियस बात है वो मुझे लगता है डैड से जरूर थोड़ी सी आई है। और मुझे लगता है कि यही जो बात है मैं ज़रूर मेंटेन करना चाहूँगा एज एन आर्टिस्ट, कि किस भी प्रकार का गाना बनाऊँ जो एक मेलोडी होती है स्ट्रॉन्ग, वो हमेशा अपने गानों में मेंटेन रखूँ। अच्छा, ये जो संबंध है आपका पिताजी के साथ जी, ये तो हमें नजर आ रहा है, हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन जो परिवार में अन्य सदस्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं जी, आत्मीय हैं, आपके छोटे भाई हैं, अबीर हैं, मम्मी के साथ आपका कैसा है? जब आप संगीत में ही लगे रहते हैं तो मम्मी आपको सपोर्ट करती हैं? मम्मी एक्चुअली बहुत बड़ी फैन है। वो एक्चुअली जैसी हर मदर अपने बच्चे की होती है। हाँ। जैसे डैड कभी कभी बोल देते हैं कि अरे नहीं यार आप भी ठीक से करो, ये क्या कर रहे हो। मॉम बिल्कुल ही प्यार में अंधी है और वो एकदम वैसे ही रहती है और जो करता हूँ वो पसंद करती है ना। ये बिल्कुल तारीफ ही है, बिल्कुल ही। एक बायस हमेशा रहता ही है मदर का, बट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ सन एंड मदर रिलेशनशिप, कि वो जो प्यार मॉम से मिलता है आई थिंक वो कहीं भी इतना अनफिल्टर्ड सा रिलेशन कहीं नहीं होता। जहाँ तक छोटे भाई की बात है, मुझे लगता है वो बहुत मस्तीखोर है, वैसा होना भी चाहिए। ही स्टिल यंग, ही स्टिल अ ग्रोइंग म्यूजिशियन और बहुत ही अच्छा कर रहा है। मैं उसकी उम्र में आधे भी वैसे काम नहीं कर पाता था जैसे वो कर रहा है। बहुत जल्दी काम में लग गया है वो, और मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है। ज़िंदगी के रास्ते पे वो चल रहा है और एज ए एल्डर ब्रदर आई एम वेरी हैप्पी कि उसका प्रोग्रेस जिस हिसाब से चल रहा है। आपकी भाषा में भी एल्डर ब्रदर नजर आ रहा है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, दोनों मिलकर और दूसरे खेल या दूसरी और रुचियां संगीत के अलावा, संगीत से तो आप जुड़े ही हुए हैं, पूरा माहौल आपका संगीतमय है, उसके अलावा कौन सा खेल आपको पसंद है? कौन सी फिल्में आप देखते हैं? कौन से कलाकार आपको पसंद है? कौन से संगीतकार पसंद है? कौन से खिलाड़ी पसंद है? जीवन में और भी दूसरे दोस्त होंगे कोई, कौन पसंद है, क्यों पसंद है, कैसे पसंद है, बताइए। पहला तो एक्चुअली जब जिंदगी में किसी चीज से प्यार हुआ तो लोग सोचेंगे वो म्यूजिक था, बट वो एक फुटबॉल था। मुझे डैड ने गिफ्ट किया था बचपन में। और एक्चुअली जो मेरा सफर मेरे फादर के साथ और मेरे ब्रदर के साथ रहा है वो बहुत ही स्पोर्ट्स इंक्लाइंड रहा है। हम तीनों स्पोर्ट्समैन है। डैड भी बचपन में
कॉलेज में स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, तो एक जो स्पिरिट है वो हम तीनों में है। और डैड मेरे साथ बचपन से फुटबॉल खेलते भी आए, तो गार्डन में ले जाके, इनकी घुटनों में प्रॉब्लम होती है तो ये बांध के कस के आ जाते हैं सामने खेलने के लिए। हाँ। तो वो एक हमारा बहुत ही अलग सा रिश्ता है, म्यूजिक से अलग है कुछ, वो बहुत ही कमाल का एक रिलेशन है हम तीनों का। एक चीज मैं कहना चाहूंगा जी जी श्याम जी, मुझे लगता है स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, मैंने इनको सबसे पहले स्पोर्ट्स ही सिखाया है, म्यूजिक से भी पहले। तो ये लोग मैनचेस्टर में जाके दे वर पिक्ड अप फॉर मैनचेस्टर फुटबॉल, और 2 महीने मैनचेस्टर में इनको स्पॉन्सर किया था मैनचेस्टर ने, वहाँ फुटबॉल खेले हैं दोनों बेटे मेरे। और फुटबॉल मैं इनको बचपन से दिखाता रहा हूँ और बताते रहा हूँ उस गेम के बारे में, और मैं खुद बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। इनफैक्ट मेरी कॉलेज में एडमिशन ही मेरे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स की वजह से हुई थी। क्या बात है। मैं एनसीसी कैंडिडेट रह चुका हूँ, मैंने ड्यूक ऑफ एडिनबरो किया है, मेरे स्कूल में एटलीस्ट तो कभी कोई रेस में हारा नहीं हो। स्पोर्ट्स एक ऐसा एटीट्यूड आ जाता है, एक विनिंग एटीट्यूड आ जाता है, आपको अच्छा करने की एक माइंडसेट बैठता है जी। तो मैंने भी इनको स्पोर्ट्स में इसीलिए करवाया ताकि इनका एक जद्दोजहद करने की जज्बा रहे, और वो अब एक पैशन में रह चुका है। मेसी आया था कलकत्ता में, तो हम तीनों गए थे अच्छा मेसी को मिलने, मेसी को देखने खेलते वक्त, और फोटो खिंचवाई छोटे वाले ने। फिर अब इनका जो नॉलेज है फुटबॉल में मेरे से ज़्यादा है, मगर मुझे मज़ा आता है ये जो बताते हैं, बिकॉज आई एम एबल टू एब्जॉर्ब दैट क्विकली। तो वो एक बहुत अहम हिस्सा रहा है फुटबॉल का दोनों बेटों में, और दोनों बहुत इंजॉय करते हैं खेलने पर। मैं बिल्कुल खेलने में इनको सपोर्ट करता हूँ, और अब ये जाना चाहते हैं वर्ल्ड कप देखने, जो कि कतार में है दिसंबर में जी, और ये अपना प्रोग्राम खुद ही बताएंगे। रोहांश जी बताइए। तो वही सर, वर्ल्ड कप का भी प्लान कर रहे हैं हम। मैं बहुत बड़ा क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैन हूँ और डैड मेसी के फैन है, तो अक्सर जब सेम रूम में बैठते हैं तो बड़ी हलचल होती है कि नहीं नहीं ये बेटर है, और ये मुझे थोड़ा सा आहिस्ते से पिन भी मारते हैं कि नहीं लेकिन वो जो बात इसमें वो इसमें कहाँ। तो वही है, एंड होपफुली वी कैन गो टू द वर्ल्ड कप दिस ईयर एंड आई कैन सी माय आइडल प्ले। तो ये और विश्व परिदृश्य में जो संगीत की जो दुनिया है, उसमें आपके पसंदीदा संगीतकार गायक कौन है? सर आजकल तो बहुत हैं, एक का नाम लेना आई डोंट थिंक वो होगा, बट अगर आप पूछे ऑल टाइम फेवरेट, मैं ही नहीं सर, मेरी जो फैमिली है वही मानती है कि लता जी जो है वैसा तो कोई नहीं है सर। और उन्होंने जो काम किया है, मैं एक्चुअली याद है जब मैं डैड के साथ हम वीकेंड्स पे पुणे जाया करते थे, मैं छोटा बच्चा था, तो किशोर कुमार जी के, लता जी के गाने, आशा जी के गाने, इतने सुरीले गाने, तो मैं पीछे बैठ के सोया करता था लेकिन गाने वो कान में बजते रहते थे। तो मेरी म्यूजिकल अपब्रिंगिंग एक्चुअली वो भी रही है बिकॉज ऑफ डैड, और मैं वही सुनते बड़ा आया हूँ। आई थिंक वो जो आर्टिस्ट थे अब वैसे कभी नहीं होंगे, दे वर यू नो वंस इन अ लाइफ टाइम, तो उनसे बहुत सीखने मिला। रही बात आजकल के गानों की, आई थिंक इतने सारे जॉनर्स हैं जो एज अ यंग आर्टिस्ट मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अब आप वेस्टर्न में जाएंगे तो मेरा म्यूज़िक पे वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस भी बहुत है। द वीकेंड है, वहाँ के आर्टिस्ट मुझे बहुत पसंद है, ड्रेक हैं, हमारे माइकल जैक्सन ऑफ कोर्स जो क्लासिक्स रहे हैं। डैड की भी एक म्यूज़िकल इन्फ्लुएंस है जो मुझ पे बहुत ये रही है। बी जीज़ जो बैंड था वो भी बहुत ही एक अच्छा बैंड है। और आई थिंक जो हमारी हिंदी सिनेमा के जो है, मुझे प्रीतम दा का म्यूज़िक बहुत पसंद है। आई थिंक उनका बहुत ही कंटेम्प्रेरी स्टाइल ऑफ मेकिंग म्यूज़िक है। विशाल शेखर का एक बहुत ही अच्छा वेस्टर्न टच है और उनके फिर भी एक रूट से जुड़े हुए उनका म्यूज़िक। रहमान सर हैं, शंकर एहसान लॉय हैं, क्या बात। और इन सब से ही मैंने सीखा है। मेरी म्यूज़िकल अपब्रिंगिंग जैसा कि मैंने कहा इन सभी पे रही है, मैंने सबसे कुछ सीखा है। चलता है
तुझे सपनों में, तू माने ना माने, है तू ही मेरे अपनों में। डगर पे मुड़ के हम किधर जाएं, ओ तेरे इशारे रोके हम जिधर जाएं। मन की डगर पे मुड़ के हम किधर जाएं, तेरे इशारे रोके हम जिधर जाएं। चलते चलते रुकते रुकते किस्मत मेरी करवट बदल गई। मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में, तू माने ना माने, है तू ही मेरे अपनों में। मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में, तू माने ना माने, है तू ही मेरे अपनों में। ओ धड़कन सा चलता है, मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में, तू माने ना माने, है तू ही मेरे अपनों में, है तू ही मेरे अपनों में। मैं यहाँ पर ललित जी आपसे ये जानना चाहता था, जैसे कि अभी रोहांश ने बताया, और बहुत अच्छी बात है कि जब हम संगीत की बात करते हैं तो उसमें जो क्रिएशन है, जिस तरह से आप क्रिएट करते हैं गाने, दूसरों को बताते हैं कि इसे किस तरह से गाना चाहिए, कैसे गाना चाहिए, और वो बताने में आप उसी तरह से सक्षम हो पाते हैं या समझने वाला उसी तरह से समझ पाता है? ऐसा कोई किस्सा है क्या आपके पास कि आप बताना कुछ और चाह रहे हैं या समझने वाला उससे समझ नहीं पा रहा है? आपकी जो ट्यून है और उसको सुनकर वो प्रभाव नहीं आ रहा है, लेकिन जब वो गीत बनकर सामने आता है तो सुपर डुपर हिट हो जाता है। ऐसा कोई किस्सा आपके पास? देखिए, एक ऐसा किस्सा बताऊंगा जिससे मुझे सीखने को मिल गया जी। मैं जब शुरू कर रहा था काम, तो नेचुरली आप म्यूजिशियन हो, आप कंपोजर हो, तो आप ग्रो होते हो आस्ते आस्ते। जी जी। जो खिलाड़ी में म्यूजिक था वो दिलवाले में वैसा नहीं था, एक थोड़ा आगे ग्रो अप का म्यूजिक था, ऐसा लगा उसमें। मैं जब दिलवाले का पहला गाना कर रहा था तो मैं बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि लता जी को गवाना था, और लता जी का एक अपना ऑरा है, इतनी बड़ी कलाकार हैं, भारत रत्न हैं, हम सुर सम्राज्ञी,
क्या क्या नहीं है वो। और उनके गाने सुनते सुनते हमारी पूरी फैमिली उनकी दीवानी है एकदम। तो उनको गवाना था तो मैं थोड़ा सहमा हुआ था कि यार लता जी को कैसे रेसल कराऊंगा। देखिए कंपोजर जो होता है उसको रेसल कराना पड़ता है, गाना बताना पड़ता है जी, चाहे सिंगर कितना भी बड़ा हो जी। मगर उस वक्त आपको अपना जो दिल और दिमाग में है वो आपको कन्वे करना है उनको कि कैसे। जी, जी। तो रेसल वेसल की कैसेट वैसेट भेज दी थी उनको और वो आ गई थी रिकॉर्ड करने। मगर जब वो गा रही थी तो मैं पहले गाड़ी में जाते जाते 2 घंटा सोचा था, क्योंकि वेस्टर्न आउटडोर जो स्टूडियो था बहुत दूर था जूहू से। मैं सोचा था मैं एकदम डरूंगा नहीं, मैं गवाऊंगा। मैं भी यंग आदमी था उस टाइम, तो वो सब दिमाग में बातें थी। मैं थोड़ा सोच रहा था कि मैं जैसा मुझे चाहिए मैं वैसा करूँगा। मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ और ये मेरा गाना है, दीदी बहुत अच्छा गाती हैं, हम सब उनके हैं, मगर गाना में वो मुझे इसमें ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे। बहुत प्लानिंग से गया था जी। वहाँ गया तो लता जी ने एक तो पहले इतना खूबसूरत माहौल कर दिया, एकदम सबको 2 मिनट में दोस्त बना लिया और जो एक झिझक है उन्होंने वो तोड़ दी। तो वो एक जो डर था और जो एक इनकॉन्फिडेंस था मुझ में वो निकाल दिया उन्होंने बात करके। वो उनका अपना एक्सपीरियंस है जी। शक्ल देख के समझ जाती थी। तो जब गाना शुरू किया तो वो थोड़ा सा अलग गा रही थी जी। मैं अपना ग्राफ बना के बैठा था कि यहाँ ऐसा आना चाहिए, यहाँ ऐसा आना चाहिए, यहाँ ऐसा आना। तो वो थोड़ा सा अलग सा गा रही थी तो मैं कट कर देता था कि नहीं दीदी ऐसा नहीं, इसको थोड़ा ऐसा करिए, इसमें थोड़ा यूथ चाहिए। मैं अपनी उस्तादी बता रहा हूँ मैं शायद। तो 2-3 बार तो उन्होंने सुना जी। तो वो गा रही थी मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए। तो मैं उनको बोलता आके मुझे छेड़ जाए। अब मेरे दिमाग में था कि यंग लड़की गा रही है तो मैं थोड़ा उसको स्पंकी रखूं। तो 2-3 बार तो उन्होंने सुना, फिर मुझे बोले ललित जरा अंदर आना। जी। तो मुझे अंदर बुलाया तो मैं घबरा गया। मैं बोला कहीं डांटेगी या नहीं कहेगी, कुछ मैंने गलत तो नहीं कर दिया। तो यश जी ने बोला नहीं नहीं जाओ जाओ, कुछ नहीं, सुनो क्या बोलती हैं। तो मैं जब गया था वो थिएटर में रिकॉर्डिंग में बैठ गई थी माइक छोड़ के। तो मैं अंदर आया, मैं बोला अरे दीदी कुछ गलती तो नहीं हो गई मेरे से? बोले अरे नहीं नहीं तुम बैठो ना, कुछ नहीं सब ठीक है, चलो चाय पीते हैं। तो चाय मंगवाई उन्होंने, फिर सब बातें करने लगी घर पे कैसी हैं सुलक्षणा, कैसी हैं दीदी, कैसी हैं और ये क्या हो रहा है, तुम क्या क्या कर रहे हो। फिर बाद में गाने पे आई और मुझे कहा कि देखो इसमें बख्शी साहब ने क्या लिखा है, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। तो जो छेड़ जाए जो गा रही थी वो उसमें एक्सप्रेशन कर रही थी जो मेरा एक्सपीरियंस के बाहर थी उस वक्त। आके मुझे छेड़ जाए, उन्होंने कहा कि देखो तुम बोल रहे हो छेड़ जाए, ये भी बहुत अच्छा है, मैं ये करती हूँ, मगर एक बार अगर मैं ये भी करूँ तो जो फिल्म एक्ट्रेस करेगी काजोल, उसको करने का कुछ मौका मिलेगा, वो स्क्रीन में अच्छा लगेगा। तो मैं फट से समझ गया तो एक्सप्रेशन की बात करनी जिस पे मेरा बिल्कुल दिमाग में नहीं गया था। तो उसके बाद वो सीख गया मैं, और मैंने बोला कि अरे दीदी सॉरी ये तो आप बहुत अच्छा कर रही है, मेरे तो दिमाग में नहीं आया। तो बोले नहीं नहीं तुम जो कर रहे हो वो भी बहुत अच्छा है, तो एक बार मैं वैसा करती हूँ और एक बार ऐसा करूँ। तो मैं बोला हाँ अरे प्लीज़ कीजिए दीदी, क्या बोल रही हैं आप। तो उन्होंने मुझे सिखा दिया कि गाने में एक्सप्रेशन वर्ड्स के साथ कैसे आना चाहिए जी। और वो मैंने फिर उसके बाद 1995 के बाद जिंदगी भर फॉलो किया है। तो क्योंकि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा होगा वो हम क्या जान सकते हैं। इतने इतने महान संगीतकारों के साथ बैठे हैं और जिन्होंने उनको सिखाया, उनको और ग्रूम किया, उनके लिए स्पेशल गाने बनाए, उनसे ये सीख मुझे मिल गई और वो मेरे ज़िंदगी भर बहुत काम आई। फिर तो एक छोटा सा इंसिडेंस है जिसमें मुझे सीखने को मिल गया जी। अब ये भी ऐसे हैं कि ये मेरे साथ बैठ बैठ के नोटिस करते हैं कि ये कैसे करते हैं, ये कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे गवाते हैं। उनका वो सिखाना मेरे दूसरे सिंगरों के काम में बहुत आया। और जैसा कि मैंने कहा कि जितने सिंगरों ने हमारे गाने गाए हैं उन्होंने अपनी लाइफ के बेस्ट जो अवार्ड्स हैं, नंबर ऑफ अवार्ड्स, वो जतिन ललित के गानों में गाए हैं। वो एसेट उसमें ये हिस्सा भी आ जाता है। मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने
ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। जादू सा जैसे कोई चलने लगा है, हो जादू सा जैसे कोई चलने लगा है, मैं क्या करूं दिल मचलने लगा है, तेरा दीवाना हूं कहता है वो, छुप छुप के फिर क्यों रहता है वो, कर बैठा भूल वो, ले आया फूल वो, उससे कहो जाए चांद लेके आए, मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए, ला 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 ला। जब हम बात करते हैं कि कोई गीत हमें अच्छा लगता है, कहीं का जो लोक संगीत हमें अच्छा लगता है, और वो फिल्मों में भी हम उसको उस तरह से इस्तेमाल करते हैं, फिल्मों में कई सीन्स ऐसे होते हैं जो फिल्माए जाने होते हैं, तो आप इस तरह के संगीत को कैसे, अगर कोई पहाड़ी इलाके का है कोई सीन और वो गीत आपको लेना है या विदेश का है, तो वो जो संगीत आप उसमें इंसर्ट करते हैं अलग से अपनी ट्यून के साथ में जब मिक्स करते हैं, तो वो किस तरह का होता है, कैसे करते हैं आप? एक तो देखिए राग रागनियों का भी बहुत हाथ होता है, हर राग का अपना एक मिजाज होता है और एक कलर होता है उसमें। तो अगर आपको थोड़ी जानकारी हो, बहुत क्लासिकल की नहीं हो तो बिल्कुल चलेगा, मगर आपको थोड़ा सा नोट्स का ज्ञान हो कि ये राग में ये नोट है, वो नोट को लेके आप गाने लग जाओ और उसको पूरा राग में मत बनाइए आप उसको, मगर उसका राग का एसेंस लेके आप अपना फिल्मी अंदाज में बनाइए उसको, तो वो बहुत गहरी चीज़ बनती है। क्योंकि हम तो बोलते हैं ना कि मिश्रण, राग लिया और उसमें थोड़े अपने कमर्शियल नोट्स डाल दिए, कुछ अपने जो दिल को अच्छा लगे वो करके, थोड़ा सा राग के बाहर भी चले जाओ और राग में भी रखो। क्या होता है वो फिर हिंदुस्तान के अंदर की जो जगह है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात नहीं कर रहे हूँ, वो पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत दूर तक बहुत दूर तक जाता है, और वो फिर वो म्यूज़िक जो है वो हंगामा कर देते हैं। देखिए जो बड़ी बड़ी पिक्चरें हैं उसमें जो म्यूज़िक है वो बहुत वेस्टर्न नहीं है, इंडियन म्यूज़िक है। मेहंदी लगा के रखना एकदम हिंदुस्तानी गाना है, ट्यून भी उसका अरेंजमेंट भी, उसमें शहनाइयाँ बज रही है, उसमें सेक्शंस बज रहे हैं टूटी के, उसमें कोरस है, मस्ती है, तो वो सब जो चीज़ें हैं ना, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा फैलती है हिंदुस्तान में और वो बहुत असर करती है, और हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जहाँ पे भी इंडियंस हैं वो पेनिट्रेट म्यूजिक इतना डीप करेगा पूछिए मत। तो मगर वेस्टर्न और इंडियन को मिलाने का कैसा है वो आप में समझ हो तो बहुत ही एडवांटेजेस है। मैं पता नहीं क्या डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, मगर मैं ये वो बात कर रहा हूँ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें मैं बिलीव करता हूँ म्यूजिक वाइज। उड़ के तेरी जुल्फें करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी गंवारे। छुप जाए सारी कुड़ियाँ भजनी शर्म के मारे, गाँव में आ गए हैं पागल शहर के सारे। नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना।
तो अगर अभी हम देखते हैं आज के इस दौर में, तो वेस्टर्न जो है म्यूजिक वो हावी भी है, प्रभावी भी है, लोकप्रिय भी हो रहा है। आपके ज़माने के जब हम गाने सुनते हैं तो आधुनिकता तो थी उन गीतों में, लेकिन उसमें एक भारतीयता भी थी। लेकिन आज के इस दौर में जो बदलता हुआ संगीत का दौर है, इसको आप किस तरह से फील करते हैं? देखिए, मुझे लगता है हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि कंपोज़र अच्छे नहीं है, कंपोज़र बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आजकल का जो म्यूज़िक है वो आसान म्यूज़िक नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट म्यूज़िक है। मगर आजकल जो परेशानी हो गई है काम करने में, जो एक म्यूज़िक डायरेक्टर को छूट देनी चाहिए काम करने की। ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे तो वो, क्योंकि वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, आपको उनके जहन के थ्रू गाना बनाना है, तो फिर मुश्किल, आपका दायरा अच्छा बनाने का छोटा हो जाता है। और आजकल ये बात तो पक्की कि लोगों को ये एहसास है कि म्यूज़िक बहुत अच्छा चाहिए हमको, मगर वो बहुत हावी होने से म्यूजिक डायरेक्टर काम नहीं कर सकता फिर अच्छा। मुझे लगता है ये दौर में ये हो रहा है। आप फ्रीडम दीजिए एक्सप्रेशन का, तब जाके काम अच्छा होगा और अच्छा होगा। अभी भी होता है मगर बड़ी मुश्किल, बहुत तकलीफ से करते हैं कंपोजर्स, म्यूजिक कंपनीज हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। मैं सोचता हूँ कि हम लोग बड़े लक्की थे कि हमको क्रिएटिव फ्रीडम मिली और लोग बिलीव करते थे कि अच्छा काम करेंगे, और वो होता था। क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर को तो पता होता है कि गाना कैसा है, कौन सा अच्छा है। डायरेक्टर से तो ज़्यादा ही पता होगा, म्यूजिक डायरेक्टर है, तो उसको आप अगर गाइड करेंगे कि ये सुर ऊपर ले जाओ, इसे नीचे ले आओ। आजकल हमने ये भी देखा है कि जो कॉपी है उसका प्रचलन बढ़ा है, लेकिन आपके गीतों में कभी ऐसा पाया नहीं गया है। बहुत ऐसे गीत आज के दौर में हम देख रहे हैं जो लगभग एक कॉपी है। जब उस गीत को सुनते हैं हम देश या विदेश के कहीं दूसरी जगह के भी, तो ऐसा लगता है वही गाना सुन रहे हैं हम। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इसमें भी म्यूजिक डायरेक्टर की गलती नहीं है। आप कभी कभी ला के गाना देते हो कि ये गाना है, इसको बनाइए। ये हमारे साथ भी हुआ है। अब कोई हीरो है, वो लेके आ जाए गाना कि इसको बना के दो, तो यू आर बाउंडेड, क्योंकि वो हीरो है, ही इज द लीडिंग एक्टर। आपको सुनना भी पड़ेगा और करना भी पड़ता है कि ये बोल रहा है कि यही गाना चाहिए तो इसी को ठीक करो। मगर ये जो रीमिक्स का शुरू हुआ है, ये बहुत गलत है कि पुराने गाने को आप वही गाना रखो, एक आध लाइन चेंज कर दो और उसमें नाम आप अपना दे दो, राइटर और कंपोजर का। वो एक जो प्रथा चली है वो बहुत गलत है, क्योंकि किसी ने कंपोज किया हुआ है। आप एक तो पहले किसी की कंपोजिशन को आप वायलेट कर रहे हो, किसी के जहन से निकला हुआ अच्छा गाना, और आप इसलिए वायलेट कर रहे हो क्योंकि वो गाना बहुत चल गया है जी, और आपको चाहिए कि जल्दी से पकड़ ले गाना। मगर ये तो वायलेशन ऑफ समबडीज क्रिएटिविटी, किसी ने बनाया है, और ये वायलेशन कंपोजर नहीं करते हैं, ये वायलेशन जो है ये प्रोड्यूसर और म्यूजिक कंपनीज की तरफ से होता है। अच्छा, कि ये गाना है, ये 1 2 3 इसको करो रिकॉर्ड, इसको नया कुछ करो। तो ये इनसिक्योरिटी की वजह से है। ये इसलिए है कि उनको लगता है कि सुना गाना है भैया, ये जल्दी हिट हो जाएगा, चांस है। तो देयर इज अ डेस्परेशन ऑफ गिविंग अ हिट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये चीजें जो हैं ये हो रही हैं जी। मगर बेसिकली आप देखें तो इसका इफेक्ट जो है वो खराब ही है। वो गाना इतना चलता नहीं कि आपको जैसा चाहिए कि 1 2 3 यही गाने के एग्जांपल है। ये जो ओरिजिनल चला है जी, उसका रीमिक्स उतना थोड़ी चल सकता है। हाँ, लेकिन कुछ गाने ऐसे हो गए हैं कि जो युवा हैं उसे पसंद कर रहे हैं और वो चल भी रहे हैं, तो उससे ये प्रचलन तो बढ़ जाएगा फिर। देखिए, एक मजूद साहब का इंटरव्यू है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ऑडियंस को आपको देना है, आप जो दोगे वो सुनेंगे, क्या देना है ये आपके ऊपर है। उस टाइम हमारा कभी हाँ कभी ना का म्यूजिक रिलीज हुआ था जी। उन्होंने उसके बारे में कहा कि देखो, एक हमारी छोटी फिल्म का म्यूजिक रिलीज हुआ है, कभी हाँ कभी ना, उसके सारे गाने चले हैं जी, मगर उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आपको बुरा लगे, और वो म्यूजिक चल रहा है क्योंकि आपने दिया है उसको ऑडियंस को। तो आप यू आर द क्रिएटर, यू हैव टू गिव इट टू द ऑडियंस। अभी आप 4 चीजें दोगे, उसमें से एक तो पसंद आएगा ही कि चलो यार ये गाना ही सुनते हैं। ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन कभी हाँ कभी ना जो है, इस फिल्म के गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। तो ऐसा करें कि इस गीत को अपने श्रोताओं को सुना दें आपकी तरफ से। 2 शब्द मजूद साहब के लिए मैं ज़रूर कहूँगा। वो हमारे पिता स्वरूप थे, बहुत सीखने का मौका मिला, और सबसे खुशी की बात है कि उनके साथ काम करने का मौका मिला, और बहुत ही महान इंसान थे। वैसे राइटर के साथ फिर मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, मैंने कईयों के साथ काम किया, मगर मैं और जतिन दोनों मजूद साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं। कभी हाँ कभी ना का जिक्र किया आपने, उसके एक गाने के बारे में मैं एक छोटा सा एक इंसिडेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। जतिन और हमारा जो म्यूज़िक रूम था उस वक्त, तो उस टाइम तो नए शुरू हुए थे, ना एसी था ना कुछ था, और फर्नीचर बना हुआ नहीं था, बैचलर थे हम लोग।
तो इस गाने का म्यूजिक बना रहा था मैं, एक पर्टिकुलर गाना। तो उस टाइम बनाते बनाते ऐसे शॉर्ट्स पहन के, बनियान पहन के अकेला म्यूजिक रूम में घूमता रहता था। तो सडनली लाइट चली गई वहाँ पे। अब लाइट चली गई और सब गर्मी में बैठा बैठा म्यूजिक सोच रहा था। कभी कभी अंधेरे में भी चीज़ें कुछ अच्छी बन जाती है। तो अंधेरा था एकदम और मैं गिटार बजा के ऐसे सिर्फ कर रहा था। सिर्फ ऐसे कर रहा था और ये 5-10 मिनट यही बजाते गया मैं। उसके बाद ये गाना एक दिमाग में आने लगा मेरे, जैसे एक धुन आने लग जाती है आस्ते आस्ते, आप एक माहौल बनाते हो। तो मैं अकेला बैठ के ये गाना बनाया मैंने। और ये गाना जो था वो पहला गाना था जो उस टाइम जो टॉप 10 आते थे टीवी में, उसमें ये गाना पहली बार आया था और मुझे बड़ी खुशी हुई थी। और ये गाने का वो सीन मैं भूलता नहीं जब ये बना रहा था। तो फिर मजू साहब ने बहुत खूबसूरत इसको लिखा। मजू साहब ने पूरे गाने बहुत अच्छे लिखे थे। वो तो है अलबेला, बहुत उन्होंने खूबसूरत लिखा था। और ए काश के हम जतिन की कंपोजिशन बहुत खूबसूरत। तो ये गाना मैं आपको सुना देता हूँ। कब से करे है तेरा इंतजार, कब आएगी मेरी जाने बहार। कब से करे है तेरा इंतजार, कब आएगी मेरी जाने बहार। के जितना ही बहलाऊं ये उतना ही मचलता है दिल। दीवाना दिल दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना। अंदाज दिखलाती 100 तरह के जलवे लुटाती हुई आती होगी मौसम के साथ गुलशन लाती हुई। ना भी जा अब जाने जा हो दीवाना तेरा दीवाना। बहुत खूब साहब। लेकिन एक और मुझे लगता है कि गिटार आपके हाथ में बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ये गाना वाकई ऐसे बना है, बजाते बजाते अंधेरे में जी। और कुछ रे रा, मैं इसका लिखा भी था मैंने। और मजू साहब ने एक वर्ड वो भी रख लिया था। मैं गाता था इसको। दीवाना दिल मेरा दीवाना दिल, ढूंढे शमा मेरा परवाना दिल। ला रा रा रे ला रा रा रे, ऐसे बन गए। मेरे को पता नहीं था मजू साहब कितने बड़े राइटर हैं। तो मैं फिर आस्ते आस्ते काम करने लगा तो उनके पढ़ता था कि कौन कौन, और जितने मेरे फेवरेट गाने हैं सब उनके लिखे हुए। तो मैं उनसे किस्से पूछता था, मजू साहब ये गाना आपने कैसे लिखा? सोचते थे कुछ बोल रहा है, कुछ किस्से सुनाते थे, वो कमाल मजा आता था सुन के। ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए, ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए। बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए, ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए, ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए। खिलती महकती ये जुल्फों की शाम, हंसते खनकते ये होठों के जाम। खिलती महकती ये जुल्फों की शाम, हंसते खनकते ये होठों के जाम। आजू
जाए। ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए। ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए। हो बस अगर तुम हमारे सनम, हम तो सितारों पे रखते कदम। हो बस अगर तुम हमारे सनम, हम तो सितारों पे रखते कदम। सारा जहां भूल जाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए। ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए। ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए। ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए। ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए। रोहांश जी। अभी जब आप सुन रहे थे पिताश्री को अपने, और एक पिता के रूप में एक कलाकार अलग बात है और लोकप्रिय रहे हैं आप, एक संगीतकार के अलावा एक फुटबॉलर तो आपने बताया है, और क्या क्वालिटी देखते हैं? ऑफ कोर्स डैड हैं और म्यूजिक कंपोजर भी हैं, बट मैं एक बात पर्सनल बात कहना चाहूँगा, एक शेयर करना चाहूँगा कि मुझे एक्चुअली अब समझ आ रहा है धीरे धीरे कि इन्होंने क्या काम किया है, क्योंकि मुझे एज अ आर्टिस्ट इनको जानने का मौका बहुत लेट मिला ज़िंदगी में, क्योंकि ऑफ कोर्स एक फादर है, घर में तो कोई भी आदमी अपने गाने नहीं सुनता है बजाता, तो मुझे लगता है कि एक डैड के नाते मैंने 20 साल से जानता हूँ, बट एक कलाकार के नाते मुझे लगता है कुछ ही साल हुए हैं। और जैसा कि मैंने कहा, इनके टेप रिकॉर्डर में मैं जो गाने सुन रहा था, मुझे अब धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि इनके जो गाने हैं वो फिल्मों से ही नहीं, अब लोगों की ज़िंदगी से भी जुड़े हैं। क्या बात। और बहुत अच्छी जैसे बात। कि अभी कहीं भी कोई इवेंट हो या शादी में जाता हूँ, तो मुझे ऐसा कोई शादी नहीं है जहाँ से मैं आया हूँ वापस और वहाँ DDLJ के गाने नहीं बज रहे हो, मेहंदी लगा के रखना। और किसी भी कभी भी लोगों से इंटरेक्शन होता है तो लोग आके बोलते हैं कि ललित जी वी गॉट मैरिड टू पहला नशा। तो ये सब जो बातें, मुझे लगता है एक कलाकार की ज़िंदगी में, एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में सबसे बड़ी जीत ही ये है कि जब जो आपके गाने हैं वो अब आपके नहीं, लोगों के हो जाते हैं। और मुझे लगता है डैड के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। मुझे याद है एक बार इन्होंने ऐसा कहा भी था कि वो गाने बनाए मेरे हैं लेकिन हक अब लोगों का है उस पर। ये बात तो मुझे लगता है कि वो एक जो सिंप्लिसिटी भी जो इनकी है काम के प्रति, वो मैं ज़रूर इनसे लेना चाहूँगा एज ए ह्यूमन बीइंग और एज एन आर्टिस्ट, जो दोनों इनमें क्वालिटीज़ हैं कि काम बहुत अच्छा करना, लेकिन मुझे हमेशा डैड ने कहा है कि जो सक्सेस है उसे कभी सर पे मत लेना और फेलियर कभी दिल पे मत लेना। तो जो एक लाइफ में टेम्परामेंट डैड का रहा है, जो मुझे लगता है उनके सक्सेस में बहुत बड़ा पार्ट है, मुझे लगता है मैं उनका टेम्परामेंट अगर कहीं ना कहीं उनसे ऐसा टेम्परामेंट रख पाऊँ लाइफ में, तो ये प्रेरणा आप लेते हैं। बिल्कुल। तो गर्व करते हैं कि हमारे डैड, हमारी मॉम
हमारा परिवार संगीत से जुड़ा रहा है। बहुत गर्व होता है, मुझे लगता है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगती है, बिकॉज इतने बड़े घराने से ताल्लुक है। और मेरे डैड ही नहीं, जो मेरी बुआज हैं वो भी म्यूजिकल गाती हैं, एक्टिंग करती हैं। जो मेरे दादाजी पंडित प्रताप नारायण जी और पंडित जसराज जी भी म्यूजिकल लेजेंड्स हैं। तो ऑफ कोर्स गर्व तो महसूस होता भी है, बट एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है अब की, जो म्यूजिक अगर चुन लिया है, करना ही है, तो हमेशा काम जो है वो बहुत अच्छा ही करें। और जो नाम इन लोगों ने किया है वो हमेशा आगे ही बढ़ाए और उस पर कभी आँच ना आने दे। यही मेरी एक प्रार्थना है। चक दे चक दे चक दे, चक दे चक दे चक दे, चक दे चक दे चक दे, चक दे सारे गम, चक दे चक दे चक दे, तेरे संग है हम। खुद ही आ जाएगी फिर बहार, हंस के तो देख तू एक बार, खुद ही आ जाएगी फिर बहार। काले नई सरगम, गीत नया गा, आया नया मौसम, आया दिन नया। चक दे चक दे चक दे, चक दे सारे गम, चक दे चक दे चक दे, तेरे संग हम। चक दे चक दे चक दे, चक दे सारे गम, चक दे चक दे चक दे, तेरे संग हम। खुल के आज लहरों में कश्तियाँ छेड़ दे, धुन वो आज छा जाए मस्तियाँ छोड़ दे। खुल के आज लहरों में कश्तियाँ, करूँ मैं मस्ती हो, कंकर भी झूमे, मन भी थिरक जाए, बादल को चूमे। चक दे चक दे चक दे, चक दे सारे गम, चक दे चक दे चक दे, तेरे संग है हम। चक दे चक दे चक दे, चक दे सारे गम, चक दे चक दे चक दे, तेरे संग है हम। Mama someday, mama someday, mama. ए हवा तेरे पास आके है बह रही, झूम ले मेरे संग कानों में कह रही। ये हवा तेरे पास आके है बह रही, झूम ले मेरे संग कानों में कह रही। लहरा के बल खाती, मुस्कुरा के जी ले, पी ले हवाओं को गुनगुना के जी ले। चक दे चक दे चक दे, चक दे सारे गम, चक दे चक दे चक दे, तेरे संग है हम। चक दे चक दे चक दे, चक दे सारे गम, चक दे चक दे चक दे, तेरे संग है हम।
तेरे संग है हम। हंस के तो देख तू एक बार, खुद ही आ जाएगी फिर बहार। काले नई सरगम गीत नया गा, आया नया मौसम, आया दिन नया। चकते 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 सारे हम, चकते 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 तेरे संग है हम। चूंकि इतना अच्छा भाव लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे, और वैसे भी आप संगीत वाले हैं, और संगीत के लोग जो हैं हमेशा सुरमई बात भी करते हैं, सुरमई जीवन भी जीते हैं, और सुरमई काम भी करते हैं, जो आपने काम कहा। तो बस ऐसा ही आप करते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। और मैं ललित जी से अब ये कहना चाहता हूँ कि शास्त्रीय संगीत से लेकर फिल्म संगीत, फिर प्राइवेट एल्बम, और आज का ये दौर, थोड़ा सा जब आप उन कामों को लगातार नहीं कर रहे हैं जैसे उस वक्त किया करते थे, तो ये जो समय है आपका, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको? कैसे आप इसे एंजॉय कर रहे हैं, या फिर कुछ और करने का सोच रहे हैं आने वाले दिनों में? और अभी जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में आप बताएंगे कुछ? देखिए, 2-3 सालों से तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरे दोनों बेटे मेरे साथ बैठते हैं म्यूज़िक में, और मुझे ये जो पीरियड है लाइफ का, लाइफ के फेजेस होते हैं, ये जो फेज़ है मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसमें, ये देख के कि इनका इंटरेक्शन हो रहा है मेरे साथ म्यूज़िक में, और ये कैसे ग्रो हो रहे हैं एज ए म्यूज़िकल पर्सनैलिटीज़। दूसरी बात यह है कि मैंने काम कभी बंद किया ही नहीं। मेरे पास काम हो या ना हो, मैं डेडिकेटेडली जाता हूँ मेरे स्टूडियो में, वहाँ गाने बनाता हूँ, वहाँ रिकॉर्ड करता हूँ, वहाँ आइडियाज़। मतलब आप सक्रिय हैं पूरी तरह से। मेरे असिस्टेंट्स जो जतिन ललित के बाद मुझे ज्वाइन किया जिन्होंने, और जो मेरे साथ अभी भी हैं, मैं अभी तक 23 पिक्चरें कर चुका हूँ, और मेरी 3 पिक्चरें और आ रही है। मैंने 23 पिक्चरें इंडिपेंडेंटली कर ली हैं अब तक, और मैंने सारे अवार्ड्स जीत लिए हैं जो नहीं मिले थे एक समय में। जी जी। म्यूजिक जो है मेरे लिए फूड ऑफ लाइफ है, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। मुझ में वो एनर्जी वो अपने आप क्रिएट होती है जब मैं काम करता हूँ। मुझे ये बात पता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा, मतलब ज़िंदगी ही नहीं रहेगी। ये बहुत ज़रूरी है कि मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूँ, और मेरा एंजॉयमेंट ही म्यूज़िक है। मैं आपको बताऊँ, मुझे 2 ही चीज़ों का शौक़ है। म्यूज़िक का शौक़ होना भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि शौक़ से भी आदमी काम करे। मैं सीखता भी म्यूज़िक शौक़ से ही था। जी। मैं म्यूज़िक करना नहीं चाहता था, मगर मैं बजाता सब चीज़ था जी, मस्ती में बजाता था, और वो कन्वर्ट हो गई प्रोफेशनलिज्म में, जिसमें ऊपर वाले ने साथ दिया, माता पिता का आशीर्वाद था, नाम बन गया, जतिन भी जुड़ गए, और सब साथ में निकल गए हम लोग। अब जो मैं कर रहा हूँ वो मैं म्यूज़िक ही करूँगा। और अब मुझे देखना है कि जो मेरे बेटे हैं, मेरी बहुत अच्छी बेटी है, बहुत ही सुंदर है और बहुत समझदार है, यूके में पोस्ट ग्रेजुएट की भी है। शी डजंट वांट टू कम इनटू म्यूजिक, हालांकि गाती बहुत अच्छा है। वो भी आगे बढ़े, वो एक्ट करना चाहती हैं अपनी भुआओं की तरह, बिल्कुल करें, उसमें क्या है। और बेटे दोनों म्यूजिक करना चाहते हैं, बिल्कुल करें, उसमें क्या है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि अब ये लोग कहीं निकले और मैं इनको देखूं, और मैं तो काम करने कभी बंद नहीं करने वाला, मैं करते ही जाऊंगा जी। मुझे उसी में मजा आता है और उसी में मुझे अच्छा लगता है। आप एक अनवरत यात्रा में अभी भी हैं। बिल्कुल। मेरी अभी 3 पिक्चरें, जैसा कि मैंने बताया, जी, अभी रिलीज होंगी इस साल, और मुझे काम आते ही जाता है। मैं पता नहीं, जितने राइटर्स हैं, प्रसून जी के मैं प्राइवेट काम बहुत करता हूँ जी, जावेद साहब के साथ बहुत काम करता हूँ जी, नॉन फिल्म म्यूजिक जी, वो भी करता हूँ, और जो भी काम आता है मैं करते रहता हूँ। और यही रीज़न है कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे असिस्टेंट्स जी, दे हैव नेवर लेफ्ट मी, तो वो एक एनर्जी क्रिएट होती है। देखिए, जतिन ललित ने साथ में 15 साल काम किया। मेरा इंडिपेंडेंट जो म्यूजिक में मैंने शुरू किया है, उसको 16 साल हो गए हैं। आई हैव ऑलरेडी क्रॉस दैट लिमिट ऑफ जो एक साथ था, उसका उतना हिस्सा मैंने और आगे कर दिया है काम जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता था कि जतिन जी और ललित जी, ये दोनों नाम संगीत का जाना पहचाना नाम है। जब आप दोनों मिलकर संगीत बनाते हैं तो उसमें पार्ट क्या अलग अलग होता है या एक ही जैसा काम करते हैं आप? किस तरह से, जब दोनों आपने किया है उन कामों को, तो जो कंट्रीब्यूशन आप दोनों का होता है वो किस तरह का होता था? देखिए, जतिन बहुत अच्छे कंपोजर हैं, मेलोडियस कंपोजर हैं, बहुत अच्छा, उनके बहुत खूबसूरत गाने हैं। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं और मदहोश दिल की धड़कन, बहुत सारे गाने नेचुरली जी।
और उनका एक डिस्टिंक्ट स्टाइल है। जब मेरे दोनों भाई काम करते थे तो ड्रॉबैक उनका ये था कि उनको एग्जीक्यूशन ऑफ रिकॉर्डिंग वगैरह में इतना ज्ञान नहीं था। वो उनके अरेंजर्स सब करते थे और ये लोग दोनों कंपोज करते थे। मैं कंपोजर भी हूँ और मैं बहुत एविड लिसनर रहा हूँ, और टेक्निकली नॉलेज में आई थिंक आई हैव एन इंस्टिंक्टिव ब्लेसिंग। आप जो जतिन ललित का साउंड सुनते हो, जो एक अरेंजमेंट सुनते हो, जो उसकी मिक्सिंग सुनते हैं, उसमें मेरा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ही नहीं, वो मैं अकेला ही करता था पूरा। इनफैक्ट ये कहूँगा ऐसा कोई गाना नहीं है जतिन ललित का जो मैंने मिक्स नहीं किया है। अरेंजमेंट में मेरा बहुत हाथ रहता था, और कई डायरेक्टरों के साथ, जैसे दीपक सरीन डायरेक्टर होते थे, उनके साथ जतिन की ट्यूनिंग बहुत होती थी। मेरे साथ करण जौहर, आदित्य चोपड़ा के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। तो ऐसे काम डिवाइड हो जाता था, उनका मैं करता था, इनका ये करते थे, और एक आध गाना मैंने उनको दे दिया, एक आध गाना यहाँ आ गया, ऐसा चलता था। और यूजुअली वी वुड समटाइम्स सिंग, दोनों अपना अपना बता देते थे कि भाई ये गाने के लिए इन्होंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, और जो भी अच्छा लगता था वो फट से मालूम पड़ जाता हम दोनों को कि यार ये करेक्ट है, इसको कर लेते हैं हम लोग। और एक बेस्ट एक कमेडियन थी जो कमाल की थे हम, मगर बहुत ज्यादा जो दायरा टेक्निकल था वो मैं बहुत करना पड़ता था, क्योंकि वो जतिन मुझ पे छोड़ देते थे, नहीं तू जाके कर। तो देयर वाज अ ट्रस्ट कि ये करेक्ट कर देगा। और साउंड डिजाइनिंग का एक इंस्टिंक्टिव जो आइडिया था वो बहुत हमारे काम आया है। और जो फना का भी आप साउंड सुनिए, फना का जो साउंड है, और भी नए म्यूजिक में भी आपको वैसा साउंड नहीं मिलेगा डिजाइनिंग। मुन्नी बदनाम माय इंडिविजुअल सॉन्ग गॉट द बेस्ट साउंड डिजाइनिंग अवार्ड ऑल्सो, विच इज अ क्रेडिट, क्योंकि मैं तो 90s का म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, बट बिकॉज मैं म्यूजिशियन हूँ मुझे पता है कि कैसे गाने को ले जाना, वो बहुत बड़ा आर्ट है। और आज के ज़माने में वो और हो गया, क्योंकि नाउ साउंड डिजाइनिंग इज द थिंग फॉर द सॉन्ग। अच्छा, ये साउंड डिजाइनिंग क्या है, कृपया बताइए। देखिए, इसमें दो चीज़ें ऐड हो जाती है। एक तो आप उसको सॉन्ग को अरेंज कैसा करते हो, बहुत ज़्यादा भरो तो ज़रूरी नहीं है साउंड अच्छा हो जाए, क्लीन होना चाहिए। और उसकी प्रोसेसिंग, उसका साउंड, हर गाने का अपना एक साउंड होता है, उसकी मिक्सिंग उस गाने के हिसाब से होनी चाहिए। ये नॉलेज होना ज़रूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट खेल है, इसीलिए बहुत सारे असिस्टेंट्स होते हैं आपके, बहुत सारे इंजीनियर्स साथ में टैकल करते हैं इम्पॉर्टेंट गानों को, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर हो गई है। मैंने जब पहला नशा गाना रिकॉर्ड किया था तो हमारे पास 9 ट्रैक थे। उसमें इवन एट दैट टाइम 9 ट्रैक में मैंने ये इंसिस्ट किया था कि मुझे 2 ट्रैक सिर्फ एकॉस्टिक गिटार आपे जो बजवाना है उसमें, जो कि अनहर्ड था उससे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था। आपके पास इतने बड़े बड़े सेक्शन है, आप 2 ट्रैक उसमें से निकाल दोगे। मगर मुझे मालूम है अगर वो 2 ट्रैक में अलग से नहीं रिकॉर्ड करता तो वो कंट्रोल मुझे नहीं मिलता पहला नशा की क्लैरिटी ऑफ साउंड में। तो वो विजन होना जो है वो एक कुदरत की देन है, मुझे लगता है कोई आशीर्वाद है। जब आप एंटर कर रहे थे विविध भारती में तो आपने स्वयं देखा, रोहांश आपने भी देखा कि जो पुराने कलाकार हैं, जो दिग्गज कलाकार हैं, उन सभी के फोटोग्राफ्स यहाँ पर हैं। तो आप बड़े ही ध्यानपूर्वक उन्हें देख रहे थे, तो लगा कैसा आपको? मुझे सबसे ज्यादा इस चीज का एहसास हुआ कि विविध भारती कितनी महान जगह है जहाँ मैं जा रहा हूँ। इस जगह कितने महान लोग आए हैं, बैठे हैं, बात किए हैं, और दिग्गज कलाकार कईयों से जिनसे मिलने का मौका तक नहीं मिला मगर उनके दर्शन हुए यहाँ पे। कईयों के साथ काम करने का मौका मिला, उनकी यादें आ गई ताज़ा। कईयों से मिला मगर काम नहीं किया। कैफी साहब उनमें से एक हैं, एक हसरत रह गई उनके साथ। वो तो थे जब हम लोग काम कर रहे थे मगर उनके साथ काम नहीं किया। और जगजीत जी थे, जगजीत जी से बहुत ही प्यार और बहुत अच्छी दोस्ती रही है। उनके लिए होश वालों को खबर क्या, सरफरोश का द ओनली गज़ल दैट इज बीन क्रिएटेड फ्रॉम आवर साइड। तो वो सब हिस्सा रहे हैं लाइफ का, उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका प्यार रहा है। और खुशी की बात यह है कि जिनके साथ काम किया वो बहुत प्यार करते थे, उनको अच्छा लगता था कि नए लड़के कर रहे हैं और करना चाहते थे और अप्रिशिएट करते थे म्यूजिक का। तो वो प्यार जो है वो मुझे याद आया। और बहुत सारे खूबसूरत लोगों को देखा, बहुत यंग फोटोज हैं लता जी की, आशा दीदी की, और बहुत सारे कलाकार, मन्ना डे साहब की, और दिग्गज कलाकार यहाँ तो सभी आए हुए हैं। ये तो जगह थी पहले। बहुत मजा आया देख के। ये आपने अनुभव साझा किया, साथ ही साथ आपने अपनी जिंदगी के बारे में भी बताया और अपनी जो एक संगीतमय यात्रा है उसका भी पूरा का पूरा कहना ना होगा कि पूरा वर्णन आपने किया है। और रोहांश, आप इस यात्रा में हमेशा साथ भी रहें और अच्छा, बहुत अच्छा करते रहें आप। और अब जो है मैं यहाँ पर ललित जी से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि
बातचीत आपसे करके या बातचीत जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं आपके, उनका मन तो भरा नहीं होगा। वो तो चाहते ही होंगे कि आप इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। सुनिए तो, रुकिए तो, क्यों है खफा, अरे कहिए तो, ऐसी क्या जल्दी जाने की, दीवाना हूँ माना, सुनिए दीवाने की। मुझे आज ये एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि मैं जब आ रहा था तो मैं रोहांश को बोल रहा था, क्योंकि आजकल के बच्चे इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते हैं, नेचुरल है उनमें। मैं इनको बोल रहा था यहाँ हिंदी में बात करना है बेटा, यहाँ ये विविध भारती जा रहे हैं जी। और मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने हिंदी बड़ी अच्छी बोली। आई एम सरप्राइज कि इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा करके इंग्लिश में झगड़ते रहते हैं। और मैंने दोनों बेटों को अपने दोस्तों जैसा रखा है। मैं इनको कभी हावी ऐसा नहीं बनता। मैं चाहता हूँ कि ये दोस्त जैसा रहें और खुल के रहें मेरे साथ, और इनको जो ठीक लगे वो बोलें, जो ना ठीक लगे वो भी बोलें। जिस हिसाब से मेरे साथ रहते हैं ये लोग, मुझे बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस लाइफ का लग रहा है कि चल रहा है, और जो आगे चल के और अच्छा होगा। तो बस यही ऊपर वाले से कामना है कि जो मेरे बुजुर्गों ने मुझे आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद इनको भी लगे, अच्छा काम करेंगे। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं रोकते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दोनों को, खास करके रोहांश आपको और ललित जी आपको। आपका संगीत हमेशा जो है हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती परिवार की ओर से। थैंक यू। थैंक यू। हमारे पापा और हम मिलाकर रखे जो कदम, तो ये दुनिया अपनी कसम मारे सलाम। हमारे बेटा और हम मिलाकर रखे जो कदम, तो ये दुनिया अपनी कसम मारे सलाम, मारे सलाम, मारे सलाम। तो ये थी संगीतकार जोड़ी जतिन ललित के ललित पंडित और उनके बेटे संगीतकार रोहांश पंडित से जी श्याम की फिल्मी गपशप। आज आप सुन रहे थे इस फिल्मी गपशप का तीसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, तकनीकी सहयोग गणेश शिंदे का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।